आपने देखा नहीं, रवीश कुमार को रवीश कुमार के चैनल से निकाल दिया गया और रवीश कुमार अमेरिका में है। रवीश कुमार ने एक अपने पर्सनल चैनल, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो मीडिया तो वो ये नाच बसंती नाच, तो मोदी जी टुकड़े बेच रहे हैं बसंती नाच। तो जिन चैनलों को खरीद के, जिनको हम कहते थे कि हमारा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज वो कॉर्पोरेट घराने बने। आपके इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपके ही खिलाफ बता रहे हैं कि चैनल किस तरह रन करे जा रहे हैं, किस तरह स्क्रिप्ट लिख कर दी जा रही है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना। अपना चैनल रवीश कुमार ने बना लिया है क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रोफेशनल लगा है, तो प्रोफेशनल तो शुरू से होंगे। भी नजर आ रहा है कि जिस तरह अभिसार के साथ हुआ, जिस तरह पुन परसुन वाजपेयी के साथ हुआ, जिस तरह और बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट के साथ हुआ, वही उनके साथ होने वाला है। धन्ना सेठ जो होगा वो चैनल खरीद लेगा और इस वक्त धन्ना सेठ यहाँ पर अडानी, और आपके चैनल से मैंने एक बार और कहा था, अगर अडानी के उधारों को भारत उजागर कर दे तो खुदा की कसम अडानी 5 किलो राशन जो फ्री में बढ़ता है उसकी लाइन में आपको सबसे पहले नजर आए। और ज्यादा हो जाते चलो। और अब मीडिया चीख चिल्ला रहा है कि पानी का बिल बताएगा, शैतानी प्लानिंग। मतलब मीडिया वाले जो सही से कवर अप न्यूज में नहीं कर रहा है, वो जासूस भी बन गए, वो पुलिस वाले भी बन गए। नहीं, बात लिव इन रिलेशनशिप की है तो बात लिव इन रिलेशनशिप की होनी चाहिए। और बात अगर मुसलमान की और कत्ले आम की आएगी तो नैना सानी तंदूरी कांड के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसने अपनी बीवी को मारकर तंदूर में डाल दिया था। आप अभी मध्य प्रदेश के उस कत्ल के बारे में क्या कहेंगे जब एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार के बाकायदा इलेक्ट्रिक आरा खरीदा, उससे टुकड़े टुकड़े करके अपनी बीवी के टुकड़े करे थे। तो आप उन बातों पे, मुद्दों पे आवाज क्यों नहीं उठाते जहां भारत में हजारों लड़कियां जहेज के नाम पर जला दी जाती हैं, जहां हजारों लड़कियां बलात्कार के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं। आप हाथरस पे बात नहीं करते, आप बेटियों पे बात नहीं करते, आप बात करें लिव इन रिलेशनशिप में। तो जबरदस्ती तो वो लड़का लेकर नहीं आया था, बेशक उसका नाम आफ्ताब था, अब ये आफ्ताब के पीछे पड़ गए, अब ये लव जिहाद के पीछे पड़ गए। तो ये सारे ड्रामेबाजी, क्योंकि भारत के मुद्दे इस वक्त बीजेपी के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचों की तरह धपड़धोस हो रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी परेशान। और मुझे लगता है 101% इस हादसे को कराने में सरकार का ही हाथ है। परेशान नहीं है बीजेपी को मौका आप लोग दे रहे हैं। ऐसी हरकतें हो रही है जिससे कि हेमंत कुमार विश्वकर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं घर घर में अफजल, ये घर घर में आफ्ताब होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम प्रधानमंत्री नहीं होते। तो मौका तो आप लोग, मैं कह रही हूँ उस व्हाट्सएप ज्ञानी को पहले जरा बताओ कि भारत में क्या एलियंस की सरकार है, भारत में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार के ही शासन में ये आफ्ताब हुआ, ये मॉब लिंचिंग जो कुछ भी कह लो, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना, जो भी हुआ। तो आप ये बताइए, इससे पहले जो सरकारें आई ऐसा वाकया तब तो नहीं आया। तमाम हादसे आपकी सरकार के सामने ही क्यों होते हैं? जब आप सड़क पे जाते हैं तो एम्बुलेंस आ जाती है, जब आप कहीं जाते हैं तो ये इस तरह के वाकयात आ जाते हैं। आप ही को नजर आता है कि मुसलमान जो है वो आपकी बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये बाकायदा नैरेटिव सेट करा जाता है। ऐसे सब कुछ होगा तो मीडिया वाले तो दिखाएंगे ना, वो क्या दिखाएं? नहीं, तो मीडिया वालों का तो ये वाला हाल है जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, जब कोई लड़की होती थी और बहुत अमीर बाप की बेटी होती थी, उसको नहीं पता होता था, शहर के बंदे को, बच्चे को पता होता था कि उसका बाप जो है स्मगलर है। तो वही मीडिया की कहानी है कि अंधभक्तों को नहीं पता कि भारत किस दिशा में जा रहा है, बाकी बच्चे को पता है कि भारत बर्बादी की कगार पे जा रहा है। हसन, अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग न्यूज नहीं देखते हैं। आप चाहे अपना चैनल देखो, आप चाहे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखो, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं ठंडे पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि भारत की जनता ने सरेंडर कर दिया है। उसको यकीन हो गया है कि वो बिस्तरे मर्ग पर बैठी है, मरने की कगार पर बैठी है, वो हर तरह से मर चुकी। तो अब वो आखिरी वक्त में जीना चाहती, कुछ सांसें, कुछ खुश होना चाहती, कुछ हंसना चाहती है। यही वजह है कि उसने उचित दूरी बना ली है इन तमाम डरावनी न्यूज की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, मैडम जैसे आप कह रही हैं कि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है, अब वो कुछ खुशहाल पल गुजारना चाहते हैं जिस टाइप से आप कह रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो नेट है जिसकी वजह से खुशहाल पल, आजकल मोबाइल या यूथ जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 3 GB डाटा 10 रुपये में दे रहे हैं हम, जिसको आप महंगाई बताते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार में होते तो 400-500 रुपये का मिल रहा था, जो कि अब होता 5000 का। कैसे देखते? नहीं, देखिए बात डाटा की नहीं होता। जब से मोबाइल बच्चे के हाथ में आया, बच्चा एजुकेशन से दूर हो गया है। हर घर में आपको नजर आएगा बच्चे जो हैं बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। जो बच्चे 11 बजे सो जाते थे अब वो 3 बजे भी सोने को तैयार नहीं होते। नहीं, तालिबानी सोच नहीं, बच्चों में तालिबानी सोच, बच्चों में तालिबानी सोच कहाँ से आ गई? बच्चे माँ बाप से डरते थे और अच्छा बुरा बच्चों को पता नहीं होता, वो माँ बाप ही बताते हैं। जब आपका बच्चे के हाथ में मोबाइल चला गया, वो लिहाफ के अंदर है या अपने रूम के अंदर है, वो मोबाइल में
क्या देख रहा है? आप कितने बच्चों पे नजर रखेंगे? आप अपने पे नजर रखोगे, अपने पति पे नजर रखोगे, अपने बच्चों पे नजर रखोगे, अपने किचन पे नजर रखोगे, देश के हालात पे नजर रखोगे, झूठे प्रधानमंत्री पे नजर रखोगे, चीफ मिनिस्टर पे नजर रखोगे, कहाँ कहाँ नजर रखोगे? तो मोदी जी ये जो आपने फेंकू फाकी कर रखी है ना, इसको छोड़े। मोदी जी ने अभी आपने देखा नहीं उन्होंने क्या कहा कि 12 साल का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा। मोदी जी आपने ये तो नहीं बताया वो 12 साल कौन से वाले 12 साल होंगे, वो 12 साल कौन सी स्टेट में अप्लाई होंगे, वो 12 साल कब से कब तक के होंगे, वो 12 साल कहीं 47 से तो नहीं काउंट करेंगे। और आपने ये भी नहीं बताया, अभी आप देखिए कि बहुत सारी कॉलोनी इवन के जहां आप ओखला में भी खड़े हैं, ओखला जो है ये जो एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, ये एक तराई वाला अनऑथोराइज इलाका है। अब अगर आप ओखला में कहेंगे हाउस टैक्स माफ है, तो बावलो ओखला में तो हाउस टैक्स है ही नहीं, तो माफ क्या करोगे? तो ये सारे ड्रामे जनता को बेवकूफ बनाने वाली लॉलीपॉप है और जनता अब जाग चुकी। जनता किसी लॉलीपॉप के लालच में अब नहीं आना चाहती। मैम गुजरात में तो बड़ा पसंद किया जा रहा है मोदी जी के शासन को, सरकार को। बिल्कुल देखा। आज ही मोदी जी की रैली मैंने देखी जिसमें 10,000 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, सफाचट मैदान पड़ा हुआ है, सफाचट। भाई जहाँ से कुर्सियां जाएंगी, ये तो है नहीं कि कोई एमन रिजवी का फंक्शन है 5 कुर्सियां लिया 10 कुर्सी लिया। जहाँ पर मैनेजमेंट लगाया गया होगा, जहाँ कुर्सियां आई होंगी, वो सारी कुर्सियां गिन के तो आई होंगी। भाई 5,000 कुर्सियां 10,000 कुर्सियां, तो वो तमाम टेंट वाले तो बताएंगे ना। वो जो कुर्सियां दिखाई गई हैं A to Z, वहां पर कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो मोदी जी की बात का और गधे की लात का यकीन मत करें आप। तो यूपी में भी खाली थी मैडम, सरकार बना ली उन्होंने। हाँ, तो वो यही कही है ना कि फिर वो सरकार जो है वो आपसी सहमति से नहीं बनाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन कहाँ अफीम खाकर पड़ा हुआ है। भाई इलेक्शन कमीशन तुम क्यों अरबों खरबों का नुकसान करा रहे हो? जब इलेक्शन जो है वो एक तरफा मीडिया तुम्हें जितवा देती है, उसका सर्वे बता देता है, तो फिर डिक्लेयर वहीं पर हो जाता है ना। फिर फालतू में क्यों ड्रामा? इलेक्शन होगा, तमाम ड्रामे होंगे, पैसा फूका जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आप मांगोगे। तो भाई मीडिया का सर्वे लो और इलेक्शन कमीशन को जरूरत नहीं कुछ काम करे, मीडिया के सर्वे से ही कैंडिडेट को चुन के चीफ मिनिस्टर बना दो। भाजपा जीतेगी गुजरात तो ईवीएम का रोना होगा। नहीं तो ईवीएम को तो रोना रोल ही रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत रही थी, औंधे मुंह गिर रही थी, और किस तरह इन्होंने ईवीएम लूटी, किस तरह इन्होंने स्ट्रांग रूम लूटे, किस तरह बिहार को इन्होंने लूटपाट मचा, किस तरह बिहार की डबल इंजन की सरकार गिर गई, एक इंजन बंद हो गया। तो वही उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कह रहे हैं अगर सही निष्पक्ष चुनाव हुआ तो सरकार बनाएंगे हम गुजरात में। नहीं तो केजरीवाल के हाथ में तो तुरंत का इक्का, इन्होंने अपना एक मंत्री सत्येंद्र जैन को बोल दिया तू जेल में रेस्ट कर, हम तेरे नाम पे गुजरात में तहलका मचाएंगे। तो वो आरएस का छोटा रिचार्ज वहां कर कांग्रेस का वोट काटने पहुंच चुका है। लेकिन ये देखिए अब मोदी जी ने कहा एक तकरीर में, अगर आपने मोदी जी की एक तकरीर गुजरात में सुनी हो, तो मोदी जी ने कहा कि विपक्ष मुझे 2 से 2.5 किलो गाली देता है। लेकिन मोदी जी कांग्रेस का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि कांग्रेस का नाम लेंगे तो जनता इनके मुंह पे ही चप्पल मारेगी कि भाई वहां तो गुजरात में तो कांग्रेस नजर ही नहीं आ रही, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मीडिया के चैनल पर नहीं है, मंत्री संतरी सब जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रचार उनका नजर नहीं आ रहा। अब मोदी जी परेशान है कि उनको पता है कि वो जो स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है कांग्रेस, वहां डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, वहां खटिया वाला एक खाट पंचायत चल रही है, खाट सभा चल रही है। तो बीजेपी तो अपना ही सोचती है कि हम बेवकूफ बना देंगे अगर राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई गुजरात क्यों नहीं पहुंचता। आज पहुंच तो गए वो, आज उन्होंने रैली की है गुजरात में, पहली रैली। किसने? राहुल गांधी ने। नहीं, राहुल गांधी ने करी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई ना वहां पर। भारत जोड़ो यात्रा कैसे चली जाती? आचार संहिता लगी हुई थी। अब इनके जो सारे ड्रामे वो फेल हैं। अगर वाकई निष्पक्ष होकर वहां चुनाव होता है तो एक तरफा वहां पर कांग्रेस आती है और ईवीएम के साथ घोटाला होता है, फिर मजहब की राजनीति होती है, फिर लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है, तो फिर वही होगा जो हमेशा उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखती है? गुजरात चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात में नहीं पूरे भारत में और पूरी दुनिया में खलबली है। अब तक 4% वोट कांग्रेस अपना पक्का कर चुकी है। दिल्ली में भी बहुत तेज आंधी आई थी, वो अलग बात है कि दिल्ली की जो कांग्रेस है शायद उसको कैश नहीं करा पाई। अदरवाइज कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक पक्का या पूरे हिंदुस्तान में 4% जो कांग्रेस है वो अपना वोट पक्का कर चुकी है। और इसके रिजल्ट आपको नजर आएंगे जब एमपी के इलेक्शन होंगे। आप देखिएगा कि कितनी तेजी से कांग्रेस बैक करती है। मीडिया दिखा रहा है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में, तो फायदा कहाँ से हो जाएगा? मीडिया, मैंने आपसे क्या कहा कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो मीडिया तो वो ये नाच बसंती नाच, तो मोदी जी टुकड़े बेच रहे हैं, बसंती नाच रही है। आपने देखा नहीं रवीश कुमार को रवीश कुमार के चैनल से निकाल दिया गया, और रवीश कुमार अमेरिका में है। रवीश कुमार ने एक अपने पर्सनल चैनल शुरू कर दिया। तो जिन चैनलों को खरीद के, जिनको हम कहते थे कि हमारा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज वो कॉर्पोरेट घराने बन गए।
आज आपके इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपके ही खिलाफ बता रहे हैं कि चैनल किस तरह रन करे जा रहे हैं, किस तरह स्क्रिप्ट लिख कर दी जा रही है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना। तमाम जितने भी बेसिक मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, वो तो नदारद कर दिए हैं। चैनल पे क्या चल रहा है, देखो भाई मुसलमानों ने मार दिया, देखो आफ्ताब को मार दिया, पानी का बिल बताएगा, ये बताएगा, इस तरह होगा, इस टुकड़े टुकड़े। तो ये सब ड्रामा है, एक बिल्कुल जमहूरियत के नाम पे जमहूरों की जो टोली है वो उत्पाद मचा रही है। टीवी के कुछ शेयर्स मैडम खरीदे हैं अडानी ने, लेकिन रवीश कुमार को चैनल से नहीं निकाला। नहीं, रवीश कुमार को नहीं निकाला, लेकिन अगर रवीश कुमार अब खुश नहीं, अपना चैनल रवीश कुमार ने बना लिया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रोफेशनल लगा है, तो प्रोफेशनल तो शुरू से होंगे ना। उनको भी नजर आ रहा है कि जिस तरह अभिसार के साथ हुआ, जिस तरह पुन प्रसन्न वाजपेयी के साथ हुआ, जिस तरह और बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट के साथ हुआ, वही उनके साथ होने वाला है। तो इसलिए वो हल्के हल्के अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बदल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि भाई देखो सेठ बाबू आ गए हैं और सेठ बाबू ने तमाम चैनल खरीदे हैं। सेठ बाबू के हाथ में जो भी होगा वो धन्ना सेठ जो होगा वो चैनल खरीद लेगा। और इस वक्त धन्ना सेठ यहाँ पर अडानी, और आपके चैनल से मैंने एक बार और कहा था, अगर अडानी के उधारों को भारत उजागर कर दे तो खुदा की कसम अडानी 5 किलो राशन जो फ्री में बढ़ता है उसकी लाइन में आपको सबसे पहले नजर आएगा, क्योंकि अडानी सबसे ज्यादा कर्जदार है भारत का। और अडानी ने अब अपना हेड ऑफिस कहाँ खोल रहा है कि जी मैं सिंगापुर में खोलूंगा, कि जी मैं वहाँ पर दुबई में खोलूंगा, क्योंकि इसको पता है अगर भारत में ऑफिस खोला तो जनता तुम्हें कुत्तों की तरह नोच कर खा जाएगी, जिस जनता को तुमने नोच खाया। उनके पास अब नंबर 2 अमीर है दुनिया के वो। नहीं, पैसा है नहीं, पैसा लूटा गया है। आप बैंकों से उधार ले रहे हैं, वापस करते नहीं है। तो बैंकों में मोदी जी के अब्बा जान तो पैसे नहीं रखे गए थे, या चाय बेच बेच के तो बड़ा नहीं था। वो जनता का पैसा, वो आपका पैसा, वो मेरा पैसा, वो भारत के उन मजदूरों का, उन गरीबों का पैसा है जो जमा करके रखते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए। तो वो लोन इन्होंने उठाया लेकिन चुकाया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।